भगवान श्री राम का जुडिशियल सिस्टम बहुत अच्छा था। भगवान श्री राम ने हम दो हमारे दो लागू किया था। भगवान श्री राम ने यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू किया था। भगवान श्री राम ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया था। भगवान श्री राम ने एडमिनिस्ट्रेटिव, जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो बहुत तगड़ा था। भगवान श्री राम ने उस जमाने में राज दरबार में बैठने वालों की संख्या का रेशियो बनाया था 1 2 3 4। उस जमाने में राज दरबार में 1 2 3 4 का रेशियो था। एक गुरु, 2 छत्री, 3 वैश्य, 4 दलित परिवार, ये रेशियो है वहां राम राज्य में। हमने बाकी सब काम किया, हम भगवान श्री राम की पूजा भी करते हैं, लेकिन हमने भगवान श्री राम का न हम दो हमारे दो लागू किया और न भगवान श्री राम का जो राम नीति है, भय बिन होए न प्रीत, उसको लागू नहीं किया। नतीजा, भारत में अराजकता है, भारत में भूखमरी है, भारत में कुपोषण है, भारत में प्रदूषण है, भारत में आतंकवाद है। भारत की ऐसी कौन सी समस्या है जो लाइलाज है? भारत की ऐसी कौन सी समस्या है जो विश्वव्यापी है? भारत की ऐसी कौन सी समस्या है जो सिंगापुर में है? भारत की ऐसी कौन सी समस्या है जो जापान में है? अच्छा, हमारे यहां जब कुछ भी होगा कहेंगे कलयुग आ गया। एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई, ये कलयुग भारत में क्यों है, ये सिंगापुर जापान में क्यों नहीं है? अगर कलयुग होना चाहिए तो सिंगापुर में भी होना चाहिए। भारत में घूसखोरी है, कमीशनखोरी है, जमाखोरी है, मिलावटखोरी है, कालाबाजारी है, सिंगापुर जापान में तो नहीं है। भारत में जासूसी है, कामचोरी है, हरामखोरी है, मक्कारी है, गद्दारी है, सिंगापुर जापान में तो नहीं है। भारत में अलगाववाद है, माओवाद है, नक्सलवाद है, जिहाद है, मजहबी उन्माद है, सिंगापुर जापान में तो नहीं है। भारत में जनसंख्या विस्फोट है, चीन में तो नहीं है। भारत की कोई कौन सी समस्या है जो पूरी दुनिया में है? कोई मुझे एक आदमी बताए नहीं। और समस्या का समाधान, शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो, यही तरीका है। तो अगर हम वास्तव में भारत को सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो ये पहला यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम, दूसरा यूनिफॉर्म पॉपुलेशन कोड बनाना पड़ेगा। और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है भारत को बचाने का। अगर हम इसको नहीं करेंगे तो भारत बर्बादी की तरफ बढ़ता जाएगा। और जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, ये 15 से 20 साल के बाद स्थितियां बड़ी खतरनाक होने वाली है। ये मेरे हाथ में एक पेपर आपको दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 20,000 घुसपैठियों ने बर्थ सर्टिफिकेट बना लिया। ये इसी सप्ताह की खबर है, ये कोई पुरानी खबर नहीं है। उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? जोर से बोलिए। अरे हमारी। किसकी सरकार है? हमारी। मुख्यमंत्री कौन? हमारा। शासन किसका? हमारा। व्यवस्था किसकी? हमारी। उत्तर प्रदेश में तो बुलडोजर भी चलता है। इसके बावजूद 20,000 घुसपैठियों ने आधार जन प्रमाण पत्र बनवा लिया। इस 20,000 में से, यहां छोटा छोटा लिखा है, आपको दिखेगा नहीं, 15,000 रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों ने हिंदू नाम से बनवा लिया। राम, श्याम, टिंकू, मिंकू, गुड्डू, पप्पू, इस तरीके से। क्यों बनवा लिया? दुबई में तो कोई एक फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं बनता, चीन में तो एक फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं बनता, सिंगापुर, जापान का मैंने रिसर्च किया, कभी वहां मैंने सुना ही नहीं किसी एक व्यक्ति ने एक डॉक्यूमेंट बनवा लिया हो। और भारत में 800 जिले, 800 जिलों में से एक जिले में एक साल में 20,000 डॉक्यूमेंट बन गए। पूरे भारत में कितना फर्जी डॉक्यूमेंट साल भर में बनता होगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए। और यूपी में जहां बाबा की इतनी चमक है, इतनी धमक है, वहां 20,000 बन गए। तो केरल में कितने बन रहे होंगे, बंगाल में कितने बन रहे होंगे, इसकी कल्पना कर लीजिए। डॉक्टर अच्छा हो लेकिन दवाई गड़बड़ हो तो डॉक्टर साहब बीमारी ठीक होगी क्या? आपके तो बेटे बहू भी डॉक्टर है, बेटे को भी मैं देख रहा हूं। हाँ, छोटे डॉक्टर बताइए। डॉक्टर अच्छा हो, दवाई गड़बड़ हो, बीमारी ठीक होगी क्या? नहीं। ड्राइवर अच्छा हो, गाड़ी गड़बड़ हो, यात्रा सुरक्षित होगी क्या? नहीं। ऐसे शासक अच्छा हो लेकिन नियम कानून घटिया हो तो यह देश सुरक्षित नहीं होता। बहुत बदल लिए डॉक्टर, भगवान की कृपा से अच्छा डॉक्टर मिल गया। अब डॉक्टर नहीं बदलवाना, अब क्या बदलवाना? दवाई।
और दवाई कहां बनेगी? संसद और विधानसभा में। आपकी अगर लोकल बीमारी है, राज्य स्तर की बीमारी है, उसकी दवाई कहां बनेगी? विधानसभा में। और पूरे देश वाली बीमारी है, उसकी दवाई कहां बनेगी? संसद में। यहां की विधायिका आई है क्या? नहीं आई? अच्छा, चलिए सांसद जी बैठे हुए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 1 साल के अंदर घुसपैठिए भारत 90% घुसपैठिए भारत छोड़ के भाग जाएंगे। गारंटी के साथ कह रहा हूं। एनआरसी करना ही नहीं पड़ेगा। अगर आपको लगता है एनआरसी करेंगे सीए की तरीके आके चक्का जाम होगा, मैं कह रहा हूं एनआरसी करने की जरूरत ही नहीं है। एनआरसी करेंगे तो एनआरसी फेल हो जाएगी। असम में फेल हो चुकी है। सर्बानंद सोनोवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया। असम में बहुत घुसपैठिए आ गए। जस्टिस गगोई की बेंच ने कहा ठीक है एनआरसी करो। संयोग ऐसा, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तब तक सर्बानंद सोनोवाल जी खुद ही वहां के मुख्यमंत्री हो गए। जिसकी पीआईएल पे ऑर्डर हुआ वो क्या बन गया? वहां का मुख्यमंत्री। और उसके बाद भी एनआरसी फेल हो गई। कैसे? मुख्यमंत्री घर घर जाकर रजिस्टर थोड़ी बनाएगा। घर घर जाकर रजिस्टर बनाते हैं लेखपाल, पटवारी, क्लर्क। जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में चला, घुसपैठियों ने 2000 में आधार बनवा लिया, 2000 में राशन कार्ड बनवा लिया, 2000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया, 3000 रुपए दलाल को देकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया। जब 4 डॉक्यूमेंट हो गए, किसी लोकल पार्षद प्रधान को 2-3 हजार रुपए पकड़ाया, उन्होंने उसका वोटर आईडी में नाम जुड़वा दिया। 12 से 13 हजार रुपए में उनके 5 डॉक्यूमेंट हो गए। और जब एनआरसी कैसे होती है? रजिस्टर लेके घर घर जाना होता है। जब दोबारा लेखपाल पटवारी घर घर गए, उन्होंने पर हेड 2-2 हजार रुपए लेके घुसपैठियों का नाम रजिस्टर में जोड़ दिया। लेखपाल पटवारी बड़े चालाक होते, वो क्या करते थे? दिन भर में जितने घुसपैठियों का नाम जोड़ते थे उतने असम वालों का नाम निकाल देते थे। तो जब कंप्लीट एनआरसी हुई तो पता चला घुसपैठिए भारत के नागरिक बन गए और भारत के नागरिक घुसपैठिए हो गए। आपको समझ में आई मेरी बात? क्योंकि असम वालों ने तो 2000 दिया नहीं। वो क्यों देंगे? वो तो वहीं के रहने वाले, उन्होंने दिया नहीं। और घुसपैठियों ने 2-2 हजार पकड़ा दिया। भारत की सुरक्षा के लिए जो बहुत बड़ा खतरा है वो भ्रष्टाचार भी है। घुसपैठिए 15,000 रुपए में भारतीय बन जाते हैं और साल भर में 5 लाख रुपए का फायदा उठा लेते हैं। हर महीने मुफ्त राशन ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, वजीफा ले रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास ले रहे हैं, सारी योजनाओं का फायदा ले रहे हैं, केंद्र की माइनॉरिटी कमीशन का फायदा ले रहे हैं, राज्यों की भी माइनॉरिटी कमीशन का फायदा ले रहे हैं, गरीबों की योजना उसका भी फायदा ले रहे हैं, माइनॉरिटी का फायदा अलग से उठा रहे हैं। और मूल कारण है हमारा कानून घटिया है, हमारा कानून सड़ा हुआ है। घुसपैठ को कंट्रोल करने के लिए जो कानून है ये 1946 का फॉरेनर एक्ट, मैं धन्यवाद दूंगा, अभी बदला गया 2025 में। वर्तमान प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी को, सरकार को धन्यवाद देता हूं, कम से कम अब बदल दिया गया। लेकिन घुसपैठियों को मैं भागने की तरकीब बताता हूं। आप सीधी में 10 घुसपैठियां पकड़ो, 10 मिल जाएंगे पक्का। रोहिंग्या बांग्लादेशी आपके सीधी में आ चुके होंगे, आपको नहीं पता होगा, कहीं पहाड़ी के पीछे नदी के किनारे आके झुग्गी लगा लिया होगा। 10 घुसपैठियां पकड़ो, उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करो, उससे पूछो ये तुम्हें किसने तुम्हारी मदद किया, तो वो बताएगा फला आदमी ने आधार बनाया, फला आदमी ने राशन कार्ड बनाया, फला आदमी ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाया, फला आदमी ने बर्थ सर्टिफिकेट बनाया। और फिर उसके बाद घुसपैठियों को कुछ मत करो, जिन्होंने घुसपैठियों की मदद किया उनको उठा के जेल में डाल दो। घुसपैठ हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बताइए जरा। और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है उससे निपटने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक कानून है, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। घुसपैठ हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, और जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, उसका नाम है यूएपीए। घुसपैठ एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से निपटने के लिए नए वाले बीएनएस में सेक्शन 111 है। घुसपैठ अपने आप में इनडायरेक्ट वॉर है, वेजिंग वॉर है, उससे निपटने के लिए बीएनएस में सेक्शन 148 है। घुसपैठ हमारी एकता अखंडता संप्रभुता के लिए खतरा है, उससे निपटने के लिए बीएनएस में सेक्शन 152 है। ज्यादा नहीं, हर जिले में 10-10, 15-15 घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ एनएसए लगाएं, यूएपीए लगाएं, वेजिंग वॉर लगाएं, देशद्रोह लगाएं, गैंगस्टर एक्ट लगाएं, उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करें, उनकी नागरिकता खत्म करें और उनको 20 साल के लिए जेल में डालना शुरू करें। मैं कह रहा हूं भगदड़ मच जाएगी। यहीं के उनके मददगार हैं वो खुद ही घुसपैठियों को ढूंढ के भगाएंगे,
उनको ही मन में खौफ रहेगा कहीं घुसपैठिया पकड़ा गया और हमारा नाम ले लिया, मैं जेल में जाऊंगा। वो जिन्होंने डॉक्यूमेंट बनाया वो ढूंढ ढूंढ के उनको भगा देंगे। अदरवाइज 5 करोड़ घुसपैठियों को पकड़ पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। हम जिस एनआरसी की कल्पना कर रहे हैं, कड़वा सच बता रहा हूं, फेल हो चुका है। असम में फेल हो चुका है, सर्बानंद सोनोवाल जी के समय फेल हो चुका है। भ्रष्टाचार खत्म होगा, कानून का खौफ होगा, तब जाके रुकेगा। भारत में साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये गृह मंत्रालय का आंकड़ा है। 5 लाख जो साल में गायब हो रही है, इसमें से लगभग 2 लाख वापस मिल जाती हैं, लेकिन 3 लाख मिल ही नहीं रही। ये जो 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं, इसमें से लगभग 3.5 लाख लफ्ज़-ए-जिहाद का शिकार हो रही हैं। 3.5 लाख साल में लफ्ज़-ए-जिहाद का शिकार हो रही हैं। इसका मतलब साल में 365 दिन होते हैं, पर डे 1000 बेटियां लफ्ज़-ए-जिहाद का शिकार हो रही हैं। लफ्ज़-ए-जिहाद की शुरुआत कैसे होती है? फर्जी नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से, फर्जी नाम के फेसबुक अकाउंट से। क्यों फर्जी नाम का फेसबुक इंस्टा अकाउंट बनता है? क्योंकि फर्जी नाम से अकाउंट बनाना भारत में अपराध नहीं। दुनिया के कई देशों में फर्जी नाम से अपना नाम छिपाना, अपनी पहचान छिपाना 10 से 20 साल की सजा है। दुनिया के कई देशों में झूठ बोलने पे 10 से 20 साल की सजा है। अमेरिका में, हमारे यहाँ आतंकवादी पकड़े जाते हैं, कभी सच बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। अमेरिका में डेविड कोलमैन हेडली पकड़ा गया, पूछा तुमने रेकी किया क्या? हाँ बोले रेकी किया था। जानते हैं क्यों सच बोल दिया? क्योंकि अमेरिका में रेकी करने की सजा 5 साल है और झूठ बोलने की 10 से 20 साल है। उसने एडमिट कर लिया, इसलिए उसको 5 साल सजा हुई। अगर झूठ बोल देता तो 15 साल सजा हुई। ऑस्ट्रेलिया में झूठ बोलने पे 7 से 14 साल की सजा है। दुनिया के कई देशों में झूठ गंभीर अपराध है और भारत में झूठ फ्रीडम ऑफ स्पीच है। 2-4 नेता तो हैं, सुबह से लेकर शाम तक झूठी बोलते रहते, झूठे वादे, झूठा मैनिफेस्टो, झूठे इरादे, सुबह से लेकर शाम। और मैं इसलिए कह रहा हूं, 65 लाख फर्जी वोटर पाए गए बिहार में, एक राज्य में। भारत में 28 राज्य है, आप कैलकुलेट कर लीजिए क्या सिचुएशन चल रही है। क्यों? क्योंकि फर्जी आधार बनाना अपराध नहीं, फर्जी राशन कार्ड बनाना अपराध नहीं, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाना गंभीर अपराध नहीं, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना गंभीर अपराध नहीं, फर्जी वसीयत बनवाना गंभीर अपराध नहीं, फर्जी वोटर आईडी बनवाना कुछ गंभीर अपराध है ही नहीं है। तो कानून का खौफ कैसे पैदा होगा? जब कानून का खौफ नहीं पैदा होगा तो स्वाभाविक सी बात है, अराजकता चलती रहेगी। अब समय आ चुका है माननीय सांसद जी, फर्जी नाम से सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए गंभीर एक सीरियस इसको क्राइम डिक्लेयर किया जाए। क्योंकि इसका फर्जी नाम से अकाउंट बना के केवल लफ्ज़-ए-जिहाद में यूज नहीं हो रहा है, फर्जी नाम से अकाउंट बना के जाति का जहर घोला जा रहा है। फर्जी नाम से सोशल मीडिया अकाउंट बना के भाषा का जहर घोला जा रहा है। फर्जी नाम से सोशल मीडिया अकाउंट बना के मराठी, गुजराती, मराठी, हिंदी किया जा रहा है। फर्जी नाम से सोशल मीडिया अकाउंट बना के हमारी बहन बेटियों को ट्रैप किया जा रहा है। इसलिए इस फर्जीवाड़े के खिलाफ एक गंभीर अपराध, इसको गंभीर अपराध घोषित करना जरूरी है। दूसरा, लफ्ज़-ए-जिहाद धर्मांतरण की शुरुआत हुई फर्जी नाम से, फर्जी पहचान से। अगला क्या? एक यूपी में आपने सुना होगा, छांगुर जलालुद्दीन पकड़ा गया। लगभग कितने लोगों ने सुना छांगुर जलालुद्दीन के बारे में? अच्छा, सबने सुना। हाँ, तो मैं वो इसलिए वही वाला एग्जांपल देता हूं। छांगुर जलालुद्दीन का टोटल 600 जिलों में नेटवर्क है। भारत में कुल कितने जिले? 800। छांगुर जलालुद्दीन का नेटवर्क कितना? 600 में। तो 200 जिलों में क्यों नेटवर्क नहीं है? क्योंकि 200 जिलों में हिंदू खत्म हो गए, वहां नेटवर्क करने की जरूरत नहीं। भारत के 200 जिलों में अब लफ्ज़-ए-जिहाद नहीं होता, भारत के 200 जिलों में लैंड-जिहाद नहीं होता, भारत के 200 जिलों में धर्मांतरण नहीं होता, भारत के 200 जिलों में रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं जाते, भारत के 200 जिलों में हमारे दो फॉलो भी किया जा रहा है, वहां 10-12 बच्चे भी नहीं हो रहे। आप किसी कश्मीर में पता कर लीजिए कि सबके 2-2 बच्चे हैं, ज्यादा नहीं है। 800 जिलों में से 600 जिलों में छांगुर जलालुद्दीन का नेटवर्क और 5000 गुर्गे उसके काम कर रहे हैं 600 जिलों में। 600 जिलों में 5000 गुर्गे, यानी एक जिले में 8 से 10 गुर्गे। एक जिले में कॉलेज कितने होते हैं? नहीं, एक जिले में 80 से 85 गुर्गे एवरेज।
एक जिले में कॉलेज कितने होते हैं? 8 से 10। छांगुर के गुर्गे कितने? 80 से 85। ऑन एन एवरेज हर कॉलेज के पास छांगुर जलालुद्दीन के 8 से 10 गुर्गे हैं। फंडिंग कहां से आ रही है? फंडिंग आई है 500 करोड़ के आसपास हवाला के जरिए आई है और 500 करोड़ एफसीआरए के जरिए आई है। एफसीआरए कानून किसने बनाया था? कांग्रेस ने। मैं पहली बार कई बार कह चुका हूं, कांग्रेस के कानून खत्म कर दीजिए, भारत की आधी समस्या खत्म हो जाएगी। अंग्रेजों ने 200 साल के शासन में एक भी कानून भारत के हित में नहीं बनाया था। 100% कानून भारत को लूटने और बांटने के लिए बनाया था। आज समय नहीं है, आप लोग फेसबुक ट्विटर मेरे साथ जुड़ जाइएगा, मेरे और भी लेक्चर हैं जिसमें मैंने अंग्रेजों के कानूनों के बारे में बताया। 100% कानून अंग्रेजों ने लूटने और बांटने के लिए बनाया। और ऐसे ही 50 साल के शासन में कांग्रेस ने 50 से ज्यादा कानून भारत को बर्बाद करने के लिए बनाया। भारत की चिकित्सा को बर्बाद करने के लिए कानून बनाया, भारत की शिक्षा को बर्बाद करने के लिए कानून बनाया, फिर वक्फ एक्ट बना दिया। वक्फ एक्ट ऐसा खतरनाक बनाया, पहला वाला वक्फ एक्ट 1913 में जिन्ना ने बनाया था, जो 1953 तक चला। जिन्ना वाला कानून कब बना? 1913 में। कब तक चला? 53 तक। 40 साल में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी 50,000 एकड़। नेहरू ने कानून बनाया 1954 में, वो अभी तक चला, अभी कुछ दिन पहले बदला गया। उस कानून से वक्फ प्रॉपर्टी हो गई 40 लाख एकड़। यानी जिन्ना वाले कानून से वक्फ प्रॉपर्टी 50,000 एकड़, कांग्रेस के कानून से वक्फ प्रॉपर्टी 40 लाख एकड़, 80 गुना बढ़ गई। यह है कांग्रेस का कानून, जो आम लोगों को समझ में नहीं आता।